तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज जो इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। कहाँ तक पढ़ा है? मगध महाजनपद और बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मतलब महाजनपद काल में बिहार के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कल। अब उसी क्लास को, उसी चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोग महाजनपद काल तक पहुँचे थे, मतलब मगध महाजनपद तक पहुँचे थे। और उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था कि जो मगध महाजनपद है, इसमें किस क्रम में किन किन राजवंशों ने अपना राज्य या शासन प्रशासन चलाया, किसने राज्य किया वहाँ पे। और फिर कुछ हम लोगों ने थोड़ा सा ये भी देख लिया था कि किस राजवंश से किन किन राजाओं ने किस प्रकार से शासन किया, ये क्रम हमने देखा था। तो आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मगध महाजनपद का उत्कर्ष। मगध महाजनपद के उत्कर्ष के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या है ये? मगध महाजनपद का उत्कर्ष। मगध महाजनपद जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से मगध महाजनपद ये सर्वश्रेष्ठ महाजनपद साबित हुआ। सबसे आगे बढ़ने वाला, सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ महाजनपद बनने वाला जो ये महाजनपद था वो था मगध। तो मगध महाजनपद श्रेष्ठ, महान, उच्च बना कैसे, इसके पीछे के कारण क्या थे, हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं आज। तो सबसे पहले अगर हम लोग आर्थिक कारण पे नज़र डालें, मगध महाजनपद के उत्कर्ष में जो आर्थिक कारण हैं इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। कौन कौन से वो आर्थिक कारण हैं जिन्होंने मगध महाजनपद को पुश किया, मगध महाजनपद के उत्कर्ष के लिए, मगध महाजनपद के उत्थान के लिए कौन कौन से आर्थिक कारण शामिल हैं इसमें, ये बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। अगर आर्थिक कारण की बात करें तो सबसे पहले गंगा व इसकी सहायक नदियाँ, सोन, गंडक, पुनपुन, सोन, गंडक और पुनपुन आदि नदियों के स्थिति के कारण यहाँ का जो, पहले इसको आप लिख लें, गंगा व इसकी सहायक नदियाँ सोन, गंडक। गंडक ये वही नदी है जिसको प्राचीन काल में सदा नीरा नदी के नाम से जाना गया था। और जो विदेह माधव थे, विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदा नीरा अर्थात गंडक नदी तक पहुँचते हैं, तो वो बिहार में है। तो बिहार में मगध महाजनपद जो स्थित था, सोन और गंडक व पुनपुन और पुनपुन आदि नदियों के घाटियों में महाजनपद की अवस्थिति थी। मगध की अवस्थिति थी। महाजनपद स्थित था गंगा और इसकी सहायक सोन, गंडक और पुनपुन आदि नदियों के आसपास के घाटियों में। इससे क्या हुआ, जब ये यहाँ की अवस्थिति ऐसी थी तो इस अवस्थिति के कारण हुआ क्या कि यहाँ की मिट्टी जो है दोमट मिट्टी हुआ करती थी। दोमट, और फिर इससे क्या होता है, दोमट और बलुई प्रकार की मिट्टी होती थी जो कि नदियों द्वारा बाढ़ से लाए गए, नदी में बाढ़ आता और फिर मिट्टी बहाकर लाया जाता और यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता इस एरिया में। इससे दोमट और बलुई प्रकार की मिट्टी बनती है और इससे क्या होता है, ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है।
उपजाऊ मिट्टी होती है, और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण क्या होता था, यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि। अन्य महाजनपदों की अपेक्षा, अन्य महाजनपदों की अपेक्षाकृत जो महाजनपद, ये मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद की क्षेत्र जो है, मगध महाजनपद की कृषि योग्य जो भूमि थी वो अन्य महाजनपदों की कृषि योग्य भूमि के मुकाबले अधिक उपजाऊ थी। एक बार और सुन लीजिए, जो ये मगध महाजनपद की कृषि योग्य भूमि थी वो अन्य महाजनपदों की कृषि योग्य भूमि के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ थी, जिससे क्या होता था, उत्पादन में वृद्धि यहाँ पर अधिक होती थी वहाँ की अपेक्षा। अन्य महाजनपदों की अपेक्षाकृत यहाँ पे उपजाऊ क्या होता था कि उत्पादन में अधिक वृद्धि होती थी, उत्पादन अधिक होता था। उत्पादन अधिक से इसको कहते हैं अधिशेष उत्पादन होता था, अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन से क्या होता था, खाद्यान्न आपूर्ति क्या हुआ, सुनिश्चित हुआ, खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित होता था, सुनिश्चित जो खाद्यान्न आपूर्ति है या भोजन की आपूर्ति है ये यहाँ पे सुनिश्चित हो गया, और फिर व्यक्ति को भोजन के तलाश में इधर उधर भटकने का जो समय जाया होता था वो समय बचता था, और उस बचे हुए समय से व्यक्ति कुछ अलग करता था, और अलग करने की क्रिया में व्यापार वाणिज्य की, जो व्यापार वाणिज्य है उसकी वृद्धि हुई, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होते हुए दिखती है। अब एक स्थिति ये है, और जो दूसरी स्थिति है वो ये है कि यहाँ पे लोहे का उपयोग पर्याप्त मात्रा में बढ़ चढ़ के किया जाता था। तो जो मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह, जो ये मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद वाले क्षेत्र में लोहे और तांबे की खानें थीं। क्या थी, लोहे और तांबे की पर्याप्त खानें थीं। पहले इसको समझ लें, फिर इसके बाद इसको इरेज करके आगे की बातें समझेंगे। देखिए, आर्थिक कारण अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं गंगा, इसकी सहायक नदी, सोन, गंडक और पुनपुन, इस वाले क्षेत्र में ये मगध महाजनपद इस नदियों के घाटियों में, इस नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में मगध का अधिकांश क्षेत्र अवस्थित था, जिसके कारण यहाँ पे उपजाऊ जमीन अधिक प्राप्त था, मतलब उपजाऊ जमीनों की संख्या अधिक थी, अधिकता थी उपजाऊ जमीनों की मगध महाजनपद के पास। तो इससे क्या होता था कि यहाँ पे पुनपुन आदि नदी आदि घाटियों में मगध की उपस्थिति थी, और इन क्षेत्रों में दोमट बलुई प्रकार की मिट्टी हुआ करती थी, और जो कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पे उत्पादन अधिक होता था अन्य महाजनपदों की अपेक्षा। इसके बाद अधिक उत्पादन का तात्पर्य है कि अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष उत्पादन से मतलब ये है कि जितना आप उपभोग कर पाएँ उससे भी ज़्यादा बच जाता था। अधिशेष उत्पादन से तात्पर्य ये है कि जितना आप उपभोग कर पा रहे हैं, आपने एक साल में 10 क्विंटल गेहूं उत्पादन किया, और 10 क्विंटल गेहूं में से यदि 5 क्विंटल आप यूज़ कर पा रहे हैं, उपभोग कर पा रहे हैं खुद के लिए, तो 5 क्विंटल जो और बचा है वो अधिशेष है। तो अधिशेष उत्पादन से क्या हुआ, खाद्यान्न आपूर्ति तो सुनिश्चित हुई। जब खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित हुई तो व्यक्तियों को समय मिला
भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने से समय मिला, तो इससे क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य को भी गति मिली, अन्य कामों में संलग्न होना प्रारंभ हो गए वहाँ के व्यक्ति। क्योंकि आपको खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है तो आप और भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यापार वाणिज्य को भी एक गति प्रदान हुई, गति मिली। और अधिशेष उत्पादन से क्या हुआ कि इससे भी एक पक्ष और ये है कि जो आयात निर्यात है, इसका जो अनाजों का आयात निर्यात है उस वाले व्यापार में भी वृद्धि होगी। अधिशेष उत्पादन है 5 क्विंटल गेहूं जो अधिशेष बच रहा है उसको हम लोग बेचेंगे बाजार में और फिर अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो लाइफ होगी, हमारा जो जीवन होगा, लाइफ स्टाइल होगा, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का होगा, क्योंकि हमारे पास खाने की भी चीज़ें हैं और उसको बेच के अनाजों को बेचकर हम अपने लिए और चीज़ों की आपूर्ति करा सकते हैं आसानी से। इसलिए हमारा जीवन जो है जीवन स्तर उच्च प्रकार का होगा। तो ये है मगध महाजनपद के उत्कर्ष में एक बड़ा कारण। अब आगे देखते हैं। अधिशेष उत्पादन से एक प्रभाव और पड़ता है, इसको आप देखिए कि अधिशेष उत्पादन से क्या होता है। अधिशेष उत्पादन से क्या होगा, राज्य की आय में वृद्धि होगी। क्या होगा, राज्य की जो कर प्राप्ति है, कर आय में वृद्धि। अब देखिए, राज्य जो है, जो केंद्र है, केंद्र को कर राजस्व अधिक से अधिक प्राप्त होगा। और चूंकि अधिशेष उत्पादन है तो वहाँ के जो लोग होंगे, जो वहाँ के आम जनता होगी, वो कर अदा करने में आनाकानी नहीं करेगी और कर बड़े आसानी से क्या करेगी, सरकार को सौंपेगी। इससे क्या होगा कि सरकार को आसानी से कर प्राप्त होगा, तो सरकार के आय में वृद्धि होगा। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगा। प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी, सुदृढ़ होगा। और दूसरी चीज जो है, सैन्य व्यवस्था मजबूत होगी। सैन्य व्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं इसको पूरा इरेज करके। ये जो है अधिशेष उत्पादन की हम लोग बात कर रहे हैं। अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन से दो चीजें होंगी। एक तो हमने देख लिया, क्या होगा, खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। भोजन की आपूर्ति क्या होगी, सुनिश्चित हो जाएगी। देखिए, अधिशेष उत्पादन से क्या होगा, भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। हमने बताया कि जब भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी तो व्यक्ति क्या करेगा, अन्य कामों में संलग्न होगा। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति क्या करेंगे, भोजन की तलाश में भटकना बंद करेगा और बचा हुआ समय अन्य काम में, अन्य
कार्य में लगाएगा। देखिए, भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी तो क्या होगा, व्यक्ति भोजन की तलाश में जो भटकता था, भटकने का सेंस ये है कि हमेशा यही लगा रहता था, मतलब कि भोजन आपूर्ति के लिए वो हमेशा काम करता रहता था, दिन भर 24 घंटा जब तक जागता वो तब तक इसी काम में लगा रहता कि हमको किसी प्रकार से भोजन प्राप्त हो, भोजन के लिए ही कार्य करता रहता। लेकिन अधिशेष उत्पादन से जब भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी तो उसको इस बात का टेंशन ही नहीं रहेगा कि हमें भोजन के लिए और काम करना है। जब इससे वो मुक्त होगा, इस विचार से, इस जो मानसिकता से जब मुक्त होगा तो क्या करेगा वो और चीज़ सोचेगा, और चीज़ सोचने का प्रयास करेगा, बचे हुए समय से और चीज़ कार्य करने का प्रयास करेगा तो करेगा, और बचा हुआ समय अन्य कार्य में लगाएगा। इससे क्या होगा, व्यापार वाणिज्य को महत्व मिलेगा। एक चीज़ तो ए, और जब अधिशेष उत्पादन होगा तो हमने कहा कि अधिशेष उत्पादन से जो भोजन का, जो अनाजों का आयात निर्यात वाला, अनाजों का आयात निर्यात वाला व्यापार बढ़ेगा। भोजन जब अधिशेष उत्पादन होगा तो क्या होगा कि अनाजों का जो आयात और निर्यात करने की जो प्रक्रिया है उसको गति मिलेगी, वो बढ़ेगा तेजी से। अब तीसरी बात जो है वो जो हमने, ये दोनों बातों तो हमने वहाँ पे कर लिया, ये दोनों बातें हमने वहाँ पे कर ली हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग अधिशेष उत्पादन के संदर्भ में बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, राज्य के कर राजस्व में वृद्धि होगी। राज्य के कर राजस्व में वृद्धि होने से क्या होगा, राज्य के कर राजस्व में वृद्धि होने से क्या होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। क्या होगी, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त पैसा आएगा तो वो प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा और जन कल्याण में भी वृद्धि होगी। सार्वजनिक जन कल्याण, सार्वजनिक जन कल्याण में वृद्धि। सार्वजनिक जन कल्याण में वृद्धि से तात्पर्य है, जैसे आजकल जो सरकारें हैं, सरकारें जो अनेक प्रकार की योजनाएं लाती हैं आम जनता के लिए, या जनता अपनी जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकारों द्वारा जो नई नई योजनाओं का संचालन किया जाता है वो बेसिकली यही है, सार्वजनिक जन कल्याण की वृद्धि। अगर सरकार गैस का वितरण कर रही है, जो टंकी है टंकी का वितरण कर रही है, तो सरकार कैसे करेगी, जब सरकार के पास आय, जो कर राजस्व है या किसी प्रकार से सरकार की आय बढ़ेगी, जब सरकार के पास पैसा होगा तभी अनेक प्रकार की सड़कों, हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स, ये सारी चीज़ों का निर्माण तब होगा जब सरकार के पास पैसे होंगी। तो सरकार के पास पैसे होंगी तो इस तरह के कार्य बढ़ेंगे, सार्वजनिक जन कल्याण में वृद्धि होगा। तीसरी चीज़ जो है, सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ होगा। सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ होगा। अब देखिए तीन चीज़ें हो रही हैं। सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ होने से क्या होगा, सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ होने से सरकार की आय में पुनः वृद्धि होगी। सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ होने से सरकार की आय में पुनः वृद्धि कैसे होगी,
सैन्य व्यवस्था मजबूत होगा तो क्या होगा कि दो चीजें होंगी, राजा सैन्य अभियान से राजा को सैन्य अभियान से धन की प्राप्ति। जब राजा किसी अन्य राज्य पे आक्रमण करेगा तो वहां पे किससे होगा? लूटपाट से, लूट से, धन लूट से। जब राजा दूसरे राज्य पे आक्रमण करते हैं और जब जीत जाते हैं तो वहां से धन प्राप्त करते हैं लूट के, या तो फिर समझौता करके आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम छोड़ के चले जाएंगे आपको। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, लूट से या फिर संधि से ऐसी चीजें होंगी। ठीक, शायद ऐसे ऐसे ही लूट से और संधि से, या तो संधि से राजा को धन प्राप्त होगा तो पुनः राज्य के आय में वृद्धि होगी, तो पुनः सार्वजनिक जन कल्याण में वृद्धि होगी और पुनः प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ होता जाएगा। ये एक तरह से चक्र स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ होने से राजा को सैन्य अभियानों से धन की प्राप्ति होगी। राजा के पास सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ है, क्या इससे सेना मजबूत है राजा के पास, तो इससे क्या होगा कि राजा दूसरे राज्य पे अटैक करेगा और फिर वहाँ से माल जो है वो लूटेगा, धन की प्राप्ति करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि दूसरे राज्य आक्रमण नहीं करेंगे या करेंगे भी तो राजा द्वारा जीत हासिल किया जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, हमें देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ पे इतना प्रभाव पड़ेगा। सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ होने से राजा को सैन्य अभियानों से जो लूटे हुए माल होगा वो प्राप्त होगा, पुनः पुनः जन कल्याण में वृद्धि होगी, पुनः प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगा। दूसरी बात यह है कि दूसरे राज्य आक्रमण नहीं करेंगे, और जैसे राजा अगर यहाँ पे अगर किसी अन्य राज्य पे आक्रमण कर रहा है और वहाँ से धन की प्राप्ति कर ले रहा है, लूटपाट कर ले रहा है, तो जिस पे लूटपाट कर रहा है उसके खजाने में तो कमी आएगी ही, क्योंकि वहाँ से लूटपाट कर लिया या तो फिर धन प्राप्ति कर ली वहाँ से किसी भी प्रकार से, तो जिस पे अटैक किया था वहाँ से उसने धन प्राप्त किया, तो उसके राजस्व में कमी, उसका जो वो है कोष है, राजकोष है, उसके राजकोष में कमी आएगी। तो दूसरा फायदा यहाँ ये है कि दूसरे राज्य इस पे आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पास सैनिक व्यवस्था मजबूत है, तो दूसरे राज्य आक्रमण नहीं करेंगे। तो जो आक्रमण करते और जीत जाते और यहाँ से पैसे निकाल के ले जाते, जिस तरह से ये दूसरे से निकाल के लेके आ रहे हैं, तो जो वो दूसरे आक्रमण करते, लूट के ले जाते और यहाँ का राजकोष कम होता, वो नहीं हो रहा है, ये भी अलग फ़ायदा एक है। तो इससे क्या हो, ये सारी चीज़ें सम्मिलित रूप से मगध के उत्कर्ष में बड़ा योगदान निभाती हैं। तो यहाँ तक की बातें हमारी कंप्लीट होती हैं। अब आगे बात करते हैं, लोहे व तांबे की खानें उपस्थित थीं पर्याप्त मात्रा में मगध में, इसके बारे में हम लोग बात करें।
लोहे व तांबे की खानें उपस्थित इससे क्या होता है? देखिए, लोहे और तांबे की खानें यहाँ पे उपस्थित होने से क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि तेज धारदार हथियारों का निर्माण, तेज धारदार हथियारों के निर्माण से क्या है कि सैन्य व्यवस्था फिर से मजबूत, सैन्य व्यवस्था मजबूत। सैन्य व्यवस्था कैसे मजबूत? सैन्य व्यवस्था ऐसे मजबूत कि अस्त्र शस्त्र के निर्माण से। तो ये बातें क्या हुआ कि लोहे और तांबे की खानों की उपस्थिति के कारण यहाँ पे लोहे का उपयोग बढ़ चढ़ के हुआ। लोहे का उपयोग बढ़ चढ़ के होने से क्या हुआ कि तेज धारदार हथियारों का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, सेना में मस्त मस्त हथियारों का प्रयोग हुआ, मतलब उच्च कोटि के हथियारों का, तेज धारदार हथियारों का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। इससे क्या हुआ कि आगे वाली सेना उन हथियारों से ही डर जाएगी। तो सैन्य व्यवस्था फिर से सुदृढ़, फिर से मजबूत। और जब सैन्य व्यवस्था फिर से मजबूत तो फिर से कहीं आक्रमण, फिर से इस पे आक्रमण न होना, ये सारी चीज़ें फिर से जब ये आक्रमण करेंगे, वहाँ से धन लूटेंगे, फिर धन लूटेंगे तो फिर अन्य कल्याणकारी का मतलब जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे, काम करेंगे। तो इस प्रकार से चक्र है। यहाँ से भी सेना मजबूत होती है। मजबूत कैसे होती है? विभिन्न प्रकार के आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के निर्माण से। ठीक, यहाँ तक की हो गई बातें। आज अस्त्र शस्त्र के निर्माण से सैन्य व्यवस्था मजबूत। और अस्त्र शस्त्र का निर्माण क्यों? क्योंकि तेज धारदार हथियारों का निर्माण हो रहा है यहाँ। तेज धारदार हथियारों का निर्माण कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोहे की खानें पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई। लोहे और तांबे की खाने की उपस्थिति से एक चीज़ और हुआ। एक चीज़ और क्या हुआ कि कृषि में लोहे का उपयोग, कृषि में लोहे का उपयोग क्या हुआ? उपयोग बढ़ा। इससे क्या हुआ? गहरी जुताई संभव हुई। गहरी जुताई संभव हुई। देखिए, लोहे की खानें उपस्थित हैं, कृषि में लोहे का उपयोग बढ़ा। लोहे के उपयोग से जो हल है, हल का फाल जो है, लोहे के लगा देने से जो जुताई है वो ज़मीन में गहराई तक जुताई कर सकता है। तो इससे क्या हुआ? गहरी जुताई से उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। उत्पादन क्षमता में वृद्धि से क्या हुआ? अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन से दो चीज़ें क्या कि अधिशेष जो उत्पादन है, जो 5 क्विंटल गेहूं बचा है खा लेने से, उपभोग कर लेने से, उसको निर्यात कर देंगे। निर्यात में वृद्धि से क्या होता है? राज्य की व्यवस्था सुदृढ़ होती है। निर्यात में वृद्धि, उसके बाद भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित, और फिर भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित होने से क्या होगा कि व्यक्ति अन्य कामों में संलग्न हो सकेगा। तो फिर एक मिनट,
तो फिर अन्य कामों में जब संलग्न होगा तो क्या करेगा, वो व्यापार वाणिज्य को भी एक गति मिलेगी, गति प्रदान होगा। फिर वही से जो पिछले वाले जो इसको इरेज कर दिए, इसके पहले जो लिखे थे वहाँ पे इधर में आके कि भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई, तो फिर उसके बाद व्यक्ति को सोचने का समय मिला। जब समय मिला तो अन्य कामों में समय लगाने लगा। उससे क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य को एक गति मिली है। फिर अधिशेष उत्पादन से निर्यात में वृद्धि होती है, जहाँ पे आप देखेंगे कि जिस देश या जिस क्षेत्र या जिस राज्य या जिस प्रशासनिक व्यवस्था में निर्यात अधिक होता है, तो उस राज्य की जो व्यवस्था होती है, उस राज्य की जो स्थिति होती है उच्च होती है, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न वो बन जाता है जिसकी यहाँ निर्यात अधिक होता है। तो जो निर्यात होगा, तो निर्यात होने से ये मगध महाजनपद आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा। तो ये चीज़ें यहाँ तक गहरी जुताई संभव हुआ, इसमें उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, अधिशेष उत्पादन, निर्यात, भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद के जंगलों में हाथियों की अधिकता थी। मगध महाजनपद में जंगलों की अधिकता ना, ठीक, जंगलों की अधिकता, इसका फायदा कैसे हुआ देखिएगा। मगध महाजनपद में जंगलों की अधिकता का फायदा कैसे हुआ, दो चीजें यहाँ पे फिर देखेंगे हम लोग। एक तो जंगलों से हाथी प्राप्त हुआ, हाथी की प्राप्ति जंगलों से। हाथी की प्राप्ति से क्या हुआ कि अश्वसेना मजबूत हुआ, अश्वसेना मजबूत, अश्वसेना मजबूत, तो फिर से वही, जब सैन्य व्यवस्था मजबूत तो वही चीज़ फिर से चक्र में आ जाता है, सेना मजबूत। यहाँ तक कि उसके आगे की बातें आप समझ रहे हैं, उसकी बातें हो गई हैं। हाथी की प्राप्ति से अश्वसेना मजबूत। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक लकड़ियों की प्राप्ति, ठीक, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक लकड़ियों की प्राप्ति इन जंगलों से आसानी से हो जाती थी। इससे क्या होता था कि रथों का निर्माण होता, रथों का निर्माण, रथों के निर्माण से क्या होता, सैन्य व्यवस्था मजबूत, पुनः सैन्य व्यवस्था मजबूत, सैन्य व्यवस्था क्या मजबूत। इससे क्या हुआ कि काष्ठ उद्योग, काष्ठ उद्योग, काष्ठ उद्योग में वृद्धि, ये सारी चीज़ें हुई जंगलों की उपस्थिति के कारण। तो इन लोगों ने मतलब उपयोग बड़े दिमाग से किया, बड़े मतलब बुद्धिमत्ता से इन सब चीज़ों का प्रयोग किया। इनके पास देखिए, जब आपके पास संसाधन हैं भी तो भी यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप उस संसाधन का उपयोग सटीक तरीके से या सकारात्मक उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इनके पास बुद्धि थी अलग तरह की, तो ये लोग जंगलों से हाथी प्राप्त करते, अश्वसेना मजबूत करते, लकड़ी प्राप्त करते, रथ बनाते, उससे भी सेना मजबूत होती। लकड़ी प्राप्त करने के क्रम में ये क्या करते, काष्ठ उद्योग को भी विकसित करते। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मगध महाजनपद जो है, इसकी जो स्थिति है वो अलग प्रकार की ही होती जा रही है। इन सारी चीज़ों से देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से यहाँ की चीज़ें इसको प्रभावित कर रही हैं।
इसकी भौगोलिक स्थितियां किस प्रकार से इस महाजनपद को अपने चरम स्तर पे लाने के लिए प्रभावित कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है सबसे बड़ी बात हुई, एक चीज़ यहाँ पे आप सुने होंगे, आहत सिक्के। तो यहाँ पे आहत सिक्कों का प्रचलन हो गया था। तो मतलब कि मुद्रा का प्रचलन, सबसे बड़ी बात मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा का प्रचलन था तो सबसे पहले मुद्रा जो आई उसको आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता था, जिसको आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के, ये आहत सिक्के, मुद्रा का प्रचलन या आहत सिक्कों का प्रचलन, इससे भी क्या हुआ, मगध महाजनपद के उत्कर्ष में बहुत बड़ा योगदान मिला। इस चीज़ से, किस चीज़ से, मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा के प्रचलन से हुआ क्या कि व्यापार वाणिज्य में सुगमता आई। व्यापार वाणिज्य करने में आसानी हुआ। आसानी कैसे हुआ, देखिए, यदि व्यक्ति, एक मान लीजिए ए है, व्यक्ति क्या है, बी है। पहले क्या होता था, पहले होता था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में था क्या कि एक वस्तु, जैसे हमारे पास टमाटर है, आपके पास आलू है, तो हम आपको टमाटर दे के आपसे आलू लेंगे। ये चीज़ें हुआ करती थी। आपके पास गेहूं है, हमारे पास चावल है, हम आपको चावल देंगे, आप हमें गेहूं देंगे। ये चीज़ें प्रचलन में थी। इस प्रकार से अन्य प्रकार के व्यवसाय किए जाते थे, व्यापार वाणिज्य को संचालित किया जाता था प्राचीन काल में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यहाँ पे दोहरे संयोग का होना जरूरी था। दोहरा संयोग। दोहरा संयोग का क्या तात्पर्य है, दोहरा संयोग का तात्पर्य है कि यदि ए के पास गेहूं है और बी के पास है चावल, ए के पास गेहूं है और बी के पास क्या है, चावल है, तो ए को क्या जरूरी थोड़ी न है कि ए को चावल की ही आवश्यकता हो और इसने गेहूं दे के इसको चावल दे दिया। हो सकता है इसको चावल की आवश्यकता न हो, इसको आवश्यकता हो दाल की। इसके पास गेहूं है और इसको आवश्यकता है दाल की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास चावल है। इन दोनों के बीच में वो वस्तु विनिमय नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोहरा संयोग बैठ ही नहीं रहा है। इसको ज़रूरत है किसकी, दाल की, उसके पास है चावल। इसको ज़रूरत है सरसों की, इसके पास है गेहूं। दोनों कैसे, अब क्या करेगा, ये घूमेगा, ये क्या करेगा, भटकेगा तलाश में कि किसके पास दाल है, और ये भटकेगा कि किसके पास सरसों है। बड़ी ढूंढने के बाद कोई मिलेगा तो वहाँ पे निर्यात सुनिश्चित होगा। इससे क्या होगा, खर्च बढ़ेगा। ये क्या, 2 कुंटल गेहूं लेके यहाँ से निकलेगा। 2 क्विंटल गेहूं जब लेके निकलेगा तो इसके लिए भी आयात, मतलब ले जाने की, यातायात का खर्च तो बढ़ेगा ही। यातायात का खर्च बढ़ेगा और ले आने के लिए भी यातायात का खर्च बढ़ेगा, इसको भी ढूंढने में। इससे क्या होगा कि कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी वस्तु विनिमय में। ये सारी की सारी कठिनाइयाँ सॉल्व हो जाती हैं जब मुद्रा का प्रचलन होता है। देखिए, मुद्रा के प्रचलन से क्या होगा कि मुद्रा के प्रचलन से ए क्या करेगा, ए के पास पैसे, ए को क्या जरूरत है, गेहूं की आवश्यकता है। आवश्यकता किसकी है, चावल की आवश्यकता है। इसके पास पैसे हैं, पैसे से ये चावल खरीद लेगा।
इससे फायदा क्या है कि जो ये गेहूं लेके जाता इसके पास, उसका जो यातायात, उसके जो परिवहन, उसके परिवहन में जो खर्च आता, परिवहन का खर्च, परिवहन का खर्च जो है बचेगा। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि यदि ए क्या करता, उसको चावल खरीदना होता तो वो गेहूं लेके जाता, तब चावल लेके आता और दोनों तरफ के परिवहन का खर्चा इसके पास बोझ हो जाता, दोनों तरफ के परिवहन का। लेकिन मुद्रा के प्रचलन से क्या हुआ कि एक तरफ से वो तो सिर्फ पैसे लेके जाएगा, परिवहन का कोई टेंशन ही नहीं है। एक तरफ के परिवहन का खर्चा यानी कि दुगना खर्चा होता था, ले जाने का भी और ले आने का भी। दुगना खर्चा से सीधे आधा खर्चा हो गया, ले जाने का कोई खर्चा नहीं, सिर्फ ले आने का खर्चा है। इससे जो पैसा बचेगा वो पैसा कहीं और ये लगाएगा और अपने जीवन को और सुधारेगा, इसका जीवन स्तर और उच्च होगा। तो अपने व्यापार को ये बढ़ाएगा और तरीके से, और तरीकों का व्यापार करेगा, और जगह पैसे निवेश करेगा, यहाँ से बचेगा। तो जब और जगह पैसा निवेश करेगा तो क्या होगा, जब पैसा निवेश करेगा तो इसमें रोजगार में वृद्धि होगी। तो व्यक्ति क्या है कि संपन्न होंगे। जब व्यक्ति संपन्न होंगे तो उस राज्य की व्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छी ढंग से संचालित होने लगेंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुद्रा के प्रचलन से ये चीज़ हुआ। ऐसे भी किसी के पास, बी के पास अगर उसको अगर गेहूं की आवश्यकता थी, इसके पास चावल था, आवश्यकता इसको क्या थी, गेहूं की। इसके पास पैसे हैं, पैसे देगा, गेहूं लेके चला आएगा, ये चावल लेके चला आएगा। तो ऐसे क्या होगा, खर्च बचेंगे। इसे मुद्रा का प्रचलन से ये चीज़ हुआ। समय कितना हुआ भाई? अच्छा, 20 मिनट समय और बचा है। 20 मिनट देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इस बात को आप याद रखेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये सब। आपको प्री ही नहीं बल्कि मेंस में भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। और प्री के सवालों को, ऐसा नहीं है कि प्री का सवाल, जो प्री एग्ज़ाम है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में जो वैकल्पिक सवाल पूछे जाते हैं, वैकल्पिक सवाल को हल करने के लिए भी ये सारी चीज़ें मदद कर सकती हैं। ऐसे सवाल मान लीजिए ना पूछे जाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब दिमाग में रहेंगी तो ये उन सवालों को हल करने में आपकी सहायता दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, निश्चित ही कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें, भौगोलिक कारण की अगर बात करें, भौगोलिक कारण, मगध की राजधानी राजगृह, मगध की राजधानी की अवस्थिति, मगध की राजधानी जो पहली पाटलिपुत्र थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजगृह या गिरिव्रज, गिरिव्रज, और ये क्या है, पाटलिपुत्र। ये नदी दुर्ग में स्थित था। ये जो पाटलिपुत्र दूसरी राजधानी है मगध की, ये नदी दुर्ग में स्थित था। ठीक, और गिरिव्रज जो है ये 5 पहाड़ियों के बीच, 5 पहाड़ियों के बीच
स्थित था। 5 पहाड़ियों के बीच स्थित होने से क्या फायदा था इसको? कहाँ था? 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। तो 5 पहाड़ियों के बीच स्थित होने से इसको फायदा क्या था कि इस पे बाह्य आक्रमण नहीं हो पाते थे। क्या हुआ कि बाह्य आक्रमण यहाँ पे नहीं होते, बाह्य आक्रमणों से बचा होता। और फिर इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो अतिरिक्त सेना लगाना पड़ता, जो अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता, उसके सुरक्षा के लिए, उसकी राजधानी की सुरक्षा के लिए, तो वो अतिरिक्त खर्चा बचता और सरकार उसको कहीं और खर्च करती। इसमें ये फ़ायदा था, बाह्य आक्रमण से बचा रहता। और फिर यदि राजधानी सुरक्षित है तो फिर समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें मतलब कि ठीक चलती हैं। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा जैसे हाल ही में जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध था, तो रसिया क्या करता था, कोशिश करता था कि उसकी राजधानी को अपने बस में ले। क्योंकि राजधानी जब बस में आती है तो पूरा का पूरा क्षेत्र समझ लीजिए आ जाता है बस में। कोई भी देश किसी देश पे अगर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो जिस देश पे आक्रमण होता है वो सबसे पहले अपनी राजधानी बचाने की कोशिश करता है, अपनी राजधानी को सुरक्षित करता है। और जो देश अटैक करता है वो सबसे पहले राजधानी को ही अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है। तो जो राजधानी है वो राजधानी तो सुरक्षित स्थानों में स्थित है, 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो फिर इसके ऊपर तो कोई खतरा ही नहीं। इससे क्या हुआ, इससे भी फायदा हुआ। तो मगध की राजधानी की अवस्थिति से फायदा हुआ। राजधानी जो है सुरक्षित स्थानों में थी। इसके बाद जो नदीय जलमार्गों पर, नदीय जलमार्गों पर मगध का आधिपत्य या अधिकार या एकाधिकार, कुछ भी, ये नदीय जलमार्गों पर इनका अधिकार था। इससे भी इनको फायदा हुआ। 2 चीजें फायदा कैसे हुआ देखिए। पहला तो यातायात, कौन सा, व्यापारिक। क्योंकि कोई टूरिस्ट वगैरह उसमें किसी ऐसा नहीं है कि नदी पार करके या यातायात के साधनों का या जहाज का प्रयोग करके, शिप का प्रयोग करके वो कहीं दूसरे देश घूमने जाए, ऐसी चीज़ें तो नहीं हुआ करती थी। व्यापारिक यातायात, जो व्यापार के मार्ग जो है, व्यापारिक मार्ग, जलीय मार्ग सबसे सुरक्षित मार्ग होता है और सबसे अच्छा और सबसे कम खर्च वाला मार्ग जलीय मार्ग होता है। आप देखेंगे कि किसी भी देश का, जैसे भारत का ही अधिकांश व्यापार जो है, अधिकांश व्यापार जलीय मार्गों के माध्यम से ही होता है। जलीय मार्गों से ज़्यादा फायदा होता है व्यापार वाणिज्य को संचालित करने में। तो व्यापारिक यातायात क्या हुआ, सुदृढ़ मतलब मजबूत, सुदृढ़ मतलब मजबूत। तो ये मजबूत व्यापारिक यातायात मजबूत, इससे व्यापार वाणिज्य बढ़ता, इससे फायदा होता। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, फायदा होता तो फिर क्या होता, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है सैन्य यातायात भी, सैन्य यातायात भी सुदृढ़। ये सारी चीज़ें नदी जलमार्गों पे जब आधिपत्य हो गया, सैन्य अभियानों में भी सहायता। देखिए जैसे जो दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर को लेकर लड़ाई हो रही है अमेरिका और चीन में, मतलब प्रतिद्वंदता है, प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे के बीच में, उसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें, जो जल है ना, जल वाले क्षेत्र पे अधिकार जिसका होता है उसको काफ़ी फायदे होते हैं। तो इससे इसको इस चीज़ का फायदा मिला। उसके बाद योग्य व महत्वाकांक्षी राजाओं की निरंतरता बढ़ी। यहाँ पे निरंतरता थी योग्य और महत्वाकांक्षी राजाओं की।
योग्य और महत्वाकांक्षी राजाओं की निरंतरता। इससे भी क्या हुआ, महत्वाकांक्षी का आप समझ रहे हैं कि मतलब उसकी इच्छा पूर्ति ही ना हो, वो चाहता हो अपने आप को बढ़ाना 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 बढ़ाना, फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा, बस यही सोचता हो हमेशा। मतलब उसकी इच्छाएं सीमित ना हो, क्या हो, उनकी इच्छाएं सीमित ना हो, असीमित इच्छा हो, इच्छाओं का लिमिटेशन ना हो। तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास करता रहेगा, क्योंकि उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा जो है ढेर सारी इच्छा है, मतलब पता नहीं क्या क्या करने की इच्छा है, पता नहीं क्या प्राप्त करने की इच्छा है। तो महत्वाकांक्षी राजाओं की निरंतरता बढ़ी। यहाँ पे जैसे बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए और उनके उदयन हुए, और आगे चल के ढेर सारे मतलब महत्वाकांक्षी राजाओं का उदय हुआ, निरंतरता हुई यहाँ पे। इससे राजाओं ने अपने क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया, क्योंकि उनके अंदर सपना, उनके अंदर इच्छा थी कि हम अपने आप को कितना बढ़ा लें, कितना प्राप्त कर लें। ये सारी इच्छाएं लेकर पैदा होते, और वही इच्छाएं मगध महाजनपद के उत्कर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि देखिए, महत्वाकांक्षी थे, इसलिए उस अपने भौगोलिक स्थिति का सदुपयोग किया। अगर ये सब महत्वाकांक्षी नहीं होते, अयोग्य होते राजा, योग्य राजा नहीं होते, तो क्या होता कि भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद मगध महाजनपद उत्कर्ष नहीं करता, ऊंचे स्थान पे नहीं जाता। भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी नहीं जाता, अगर महाराजाएं जो है महत्वाकांक्षी नहीं होते या योग्य नहीं होते तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यही है। हाल इसको पहले नंबर पे बताना चाहिए, लेकिन नंबर भले पहले नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर राजा अयोग्य होते, महत्वाकांक्षी नहीं होते, तो कुछ भी नहीं होता। दूसरे अटैक करते, इसको अपने में शामिल करते। जैसे मान लीजिए अंग महाजनपद के ही राजा महत्वाकांक्षी होते इन सब राजाओं से, और ये सब निष्क्रिय होते, तो वो क्या करते, वो इस पे अटैक करके अंग में मिला लेते, और मगध एरिया यही रहता, लेकिन उसका नाम अंग रहता। तो अंग महाजनपद का उत्कर्ष हम लोग पढ़ते। एरिया तो वो उठा के तो लेके नहीं जाएंगे, एरिया यही रहेगा। अंग महाजनपद में मगध को शामिल करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा अंग। जैसे अंग को मगध में शामिल किया गया, तो कुल मिला के वो एरिया बड़ा सा हो गया, वो मगध में ही शामिल हो गया। ऐसे ही अगर अंग महाजनपद के राजा महत्वाकांक्षी होते उतने, तो ऐसे ही होता, ठीक। असीमित इच्छा, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। महत्वाकांक्षी राजाओं की निरंतरता हुई, और जो ये राजाएं हैं, इनके राजाओं द्वारा कूटनीति का प्रयोग, राजाओं द्वारा दो वो लाइन खिंच गया, इसको क्या पढ़ेंगे, राजाओं द्वारा कूटनीति, कूटनीति का उपयोग, राजाओं द्वारा कूटनीति का उपयोग। किस प्रकार से, वैवाहिक कूटनीति, मित्रता, विजय अभियान। इस प्रकार के कूटनीति के प्रयोग हुए हैं मगध महाजनपद में। ऐसे कूटनीति के प्रयोग और महाजनपद में कहाँ हुए हैं, नहीं हुए हैं। कहाँ अंग, कहाँ कौशल, वज्जी, काशी, ये सारी जो महाजनपदें थे, महाजनपदों में ऐसी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है कि कोई राजा शादी विवाह कर ले रहा है। ऐसे अगल बगल के किससे, महाजनपदों के बड़े बड़े रानियों से शादी कर ले रहा है, वहाँ की राजकुमारियों से, राजकुमार के बहन से, राजकुमार की मतलब जो राजा है उनकी पुत्री से, जो राजा है उनकी बहन से शादी कर ले रहा है। उससे क्या हो रहा है कि उसकी मित्रता बढ़ जा रही है।
उसके साथ जो वैवाहिक संबंध जिस महाजनपद के साथ होता, उस महाजनपद का राजा कम से कम अटैक तो नहीं करेगा आप पे। मजबूत महाजनपदों से मित्रता और वैवाहिक संबंध बनाता, जिससे वैवाहिक बना सकता उससे वैवाहिक बनाता, जिससे मित्रता बना सकता उससे मित्रता बनाता, अपने राज वैद्य जीवक को भेजता इलाज करने के लिए, वो मित्र बन जाते, शादी करता है। ये सारी चीज़ें जो मजबूत होते हैं, ऐसा लगता कि इससे अगर हम युद्ध करेंगे तो यद्यपि हम जीत जाएंगे लेकिन हमें भी हानि होगी। युद्ध से दोनों पक्ष को हानि होती है। यदि आप किसी को एक झापड़ धरिए तेज से तो उसके गाल पे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुछ आपके हाथ में भी लगेगा। न्यूटन कहते हैं कि आप जिस पे बल लगाएंगे जितना, उतना ही वो भी आप पे लगाएगा। वो और बात है कि आपकी क्षमता कुछ और है तो आपको प्रभाव कुछ किसी और प्रकार से पड़ेगा, उसकी क्षमता कुछ और है। यदि हम दीवार पे जोर लगा रहे हैं तो ये बोर्ड पे जोर लगा रहे हैं तो बोर्ड भी उतना ही बल हमारे ऊपर लगा रहा है, लेकिन बोर्ड का जो क्षमता है सहने की कुछ और है, हमारे कुछ और है। हमारे ऊपर किसी और प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर किसी और प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो यदि कोई राजा पे आप अटैक करते हैं या कोई राजा आप पे भी करता है तो आप भले जीत जाएंगे, मजबूत हैं यदि, भले आप जीत जाएंगे, लेकिन आपकी जो इनकम है उस पर प्रभाव पड़ेगा। सैन्य व्यवस्था, आपको सेना में उतना खर्चा करना पड़ेगा, वो सारे पैसे बचे रहेंगे तो कहीं और खर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा, वैवाहिक और मित्रता के संबंध बनाने से क्या होगा कि अटैक नहीं होगा बड़े बड़े राजाओं का। छोटे राजाएं हैं, छोटे जैसे छोटा राजा है, अंग है, उसका राजा कौन है, ब्रह्मदत्त है। चलो ब्रह्मदत्त ज़्यादा मजबूत नहीं है, उस पर अटैक करते हैं, उसको जीत जाते हैं, ठीक है। अंग को अपने में मिला लेते हैं, अपने बेटे अजातशत्रु को वहाँ का प्रांतपति बना देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मित्रता कर लेते हैं, अपने जीवक को भेजते हैं उसके पीलिया का इलाज करने के लिए, पीलिया का इलाज हो जाएगा उसके, वो हमारा दोस्त बन जाएगा, वो हम पर अटैक नहीं करेगा। यदि हम कभी ज़िंदगी में अंग पे अटैक करेंगे तो वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। या अन्य जैसे अंग क्या है, अंग हो सकता है कि उससे मित्रता करके मगध पे अटैक कर दे, तो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि मित्र पहले से उसका है, अंग का कैसे हो पाएगा। तो ये कूटनीति का प्रयोग किया है, वैवाहिक संबंध बनाया, मित्रता किया, विजय अभियान किए। तो ऐसे कूटनीति कहाँ देखने को मिली और महाजनपदों में? जब ऐसी कूटनीति नहीं मिली तो वो कैसे उत्कर्ष करेंगे? उत्कर्ष तो यही करेगा ना, वो उच्च स्थान पे यही पहुँचेगा ना। योग्य और महत्वाकांक्षी राजाओं की निरंतरता जो है यहाँ पे है। तो इस प्रकार से मगध महाजनपद का उत्कर्ष होता है। समय कितना हुआ है? तो इस प्रकार से मगध महाजनपद का उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें मगध जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद प्रमानंद या परमानंद, इसका नाम जो है दो प्रकार से हमें दो पुस्तकों में अलग अलग मिला। प्रमानंद ऐसे ही कुछ मिला, और एक जगह हमें इसका मिला परमानंद। बिहार की जो बिहार समग्र नामक पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा गया और कीकट का राजा परमानंद था, ऐसा कहा गया ऋग्वेद में, परमानंद कहा गया है। और एक और पुस्तक है उसमें ऐसा मिलता है कि ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा गया है और कीकट का राजा कौन था, परमानंद था। तो यही दोनों एक ही हैं, पुस्तक जो है अलग अलग तरीके से नाम लिख दिया है। ऋग्वेद में इसका ही नाम है कुल मिला के, परमानंद या परमानंद का है, दोनों का। तो हम कहाँ क्या बताने जा रहे थे, हम इसको बताने लगे। अच्छा, हम ये बताने जा रहे थे जो मगध है, मगध महाजनपद में पहला राजा कौन था, पहला राजवंश कौन था? अगर पुराणों महाभारत और पुराण की बात करें, यदि हम
महाभारत और पुराण, वह पुराण की बात करें तो ये कहता है कि यहाँ का जो पहला राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था। अच्छा, ये देखकर आश्चर्य होता है कि प्राचीन इतिहास की 10 में से 8 पुस्तकों में मगध महाजनपद का इतिहास प्रारंभ किया जाता है हर्यक राजवंश से। कहाँ से? हर्यक राजवंश से। इस बात को आप देखिए, आप कहीं भी 10 पुस्तक उठाइए इतिहास की, 10 पुस्तक उठाइए और 10 पुस्तकों में से देखिए 8 पुस्तकों में मगध महाजनपद का जो राजवंश, प्रारंभिक राजवंश बताया जाता है वो हर्यक से बताया जाता है। जबकि महाभारत और पुराणों में 24 राजाओं का उल्लेख मिलता है, 32 राजाओं का उल्लेख मिलता है कहीं से। कहाँ? इस वंश के 32 राजाओं का उल्लेख मिलता है, 24 राजाओं का उल्लेख मिलता है बृहद्रथ राजवंश के। दूसरी बात, अच्छा, इसको जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, जो यूरोपीय इतिहासकार हैं, तो वो चाहेंगे नहीं, वो जब इतिहास लिख रहे थे तो वो ज़्यादातर भारत के संपूर्ण प्राचीन इतिहास को 3-4-5 हज़ार साल के बीच में, 3-4 हज़ार साल के बीच में ही समेट देने का प्रयास किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीयों को इस बात का एहसास हो कि भारतीयों का इतिहास भी इतना गौरवपूर्ण इतिहास रहा। वो ये नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि ये लोग जाने कि हमारा इतिहास कैसा था। अगर ये जान जाएंगे कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण था, इतना मतलब घमंड करने लायक था, तो हम लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो कुछ अलग प्रकार की हो जाएगी। वो हमें एहसास नहीं दिलाना चाहते थे कि हमारा इतिहास कैसा था। तो हमारे इतिहास को एहसास न दिलाने के क्रम में क्या किए वो लोग, 2-3 हज़ार सालों के अंदर में ही हम लोगों का इतिहास समेट के लिख दिया। इसमें क्या हुआ कि अगर वो बृहद्रथ राजवंश को स्वीकार करते या बताते तो वो ये मानने के लिए बाध्य होना पड़ता उन्हें। अगर वो ये बृहद्रथ राजवंश के बारे में चर्चा करते, लिखते या उल्लेख करते, तो ये भी मानने के लिए बाध्य हो जाते कि रामायण या महाभारत भी सत्य घटना है। ये बाध्यता पड़ जाती, क्योंकि यदि बृहद्रथ राजवंश का ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो प्रसिद्ध करता है कि रामायण और महाभारत जैसी घटनाएं हुई हैं भारत में। रामायण और महाभारत जैसी घटनाओं को छुपाने के लिए पश्चिमी इतिहासकारों ने बृहद्रथ राजवंश के बारे में लिखा बहुत कम। लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ, सारी चीज़ें मतलब हम लोग संप्रभु हुए, अपने से सब कुछ जानने समझने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो अब धीरे धीरे किताबों में मिलता है ये बृहद्रथ राजवंश। कुछ पहले 20-25 साल 50 साल पहले नया जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय उन्हीं लोगों का लिखा हुआ इतिहास चल रहा था, तो उस समय की किताबों में देखने को नहीं मिलता बृहद्रथ राजवंश के बारे में। तो इस प्रकार से बृहद्रथ राजवंश मगध महाजनपद का प्रारंभिक राजवंश है। अब इससे क्या होता है, बृहद्रथ राजवंश के जो बृहद्रथ हैं, बृहद्रथ के पिता जो हैं, कौन है बृहद्रथ के पिताजी? वसु उपचारी जो बृहद्रथ के पिता थे, उनको कहा जाता है कि कंस से किसी न किसी प्रकार से रिश्तेदारी था कंस का। वो जो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे या आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जो बृहद्रथ राजवंश है, बृहद्रथ राजवंश मतलब बृहद्रथ जो था, बृहद्रथ के पिता थे जो वसु उपचारी का किसी न किसी तरह से कंस रिश्तेदार था। जब कंस रिश्तेदार था, जब कंस की बात आती है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा क्या, महाभारत रामायण ये सारी चीज़ें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कंस की बात करते हैं तो कृष्ण की बात करेंगे, जब कृष्ण की बात करेंगे तो आप गीता जैसे रामायण महाभारत जैसी चीज़ों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो स्वीकार करने से बचने के लिए उन्होंने बृहद्रथ राजवंश की जब उल्लेख है वो नहीं किया।
तो इनके पिता जो वसु उपचारी हैं वो उससे थे। अब बृहद्रथ का एक पुत्र था, आपने सुना होगा, जिसका नाम था जरासंध। जरासंध। तो बृहद्रथ के पुत्र जरासंध की हत्या श्री कृष्ण ने, यादव वंशीय राजा श्री कृष्ण ने भीम के हाथों एक मल्ल युद्ध में करवाया। तो आपको जब कृष्ण की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, कृष्ण की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, तो आपको महाभारत स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये बृहद्रथ राजवंश जो है, बृहद्रथ राजवंश की सत्ता को स्वीकार करते ही बाध्यता हो जाएगी आपको कि महाभारत और रामायण जैसी घटनाओं को स्वीकार करें। वो लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय लोगों को इस बात का एहसास हो कि इनका इतिहास भी इतना गौरवपूर्ण था। गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी होते ही इनकी प्रतिक्रिया पता नहीं क्या हो जाए, अलग से हो जाए, हाहाकार मच जाए इनमें कि अरे हम तो ऐसे थे ऐसे थे। इनको इनके अंतर्गत इतिहास मतलब भारतीयों के अंदर ये डाल दिया गया था कि तुम पैदा ही हुए हो इसलिए कि हम तुम्हारा शोषण कर सकें, तुम्हें लूट सके, तुमसे काम करा सकें। अब जब इस बात का इनको जानकारी हो जाएगी कि अरे हम तो ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारा इतिहास ऐसा है, तो फिर इनकी प्रतिक्रिया कुछ और हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि मतलब एक एक राजवंशों के बारे में आप बढ़िया से पढ़ेंगे। मतलब जैसे बृहद्रथ राजवंश से उतनी बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, उतने विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। जब हम इतिहास चलाएंगे, भारत का इतिहास जब चलाएंगे, तो इस चीज़ को हम वहाँ पे विस्तार से बताएंगे। बल्कि बृहद्रथ राजवंश के बारे में 1 घंटे का एक क्लास ले लेंगे, उसके बाद वाले वंश का 1 घंटे का एक क्लास ले लेंगे। हालांकि 1-1, 2-2 घंटे का एक एक राजवंश के बारे में क्लास लेना, ये जो प्रतिस्पर्धी एग्ज़ाम्स परीक्षाएं हैं, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। जो एकेडमिक, जो MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उस टाइप का जो पढ़ाई है वो उस लेवल का पढ़ाई हो जाएगा यदि बृहद्रथ राजवंश के बारे में 1-2 घंटे क्लास ले रहे हैं हम हर एक राजवंश के बारे में। तो उतना नहीं, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा वो थोड़ी सी अलग इधर उधर की बातें जो इंटरेस्टिंग होंगी, जो रुचिकर होगा, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया जाएगा जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब। लेकिन कल जो हम लेके आएंगे हर एक ये बृहद्रथ राजवंश, काफ़ी चीज़ें वहाँ भी बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो भी, जो कुछ अलग तरह की बातें बताई जाएंगी। तो कल लेके मिलते हैं बृहद्रथ राजवंश और उसके आगे हर्यक और बाकी जो राजवंश हैं उन सब चीज़ों को। तब तक के लिए नमस्कार।